ऑब्वियसली पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 1857 के रिवोल्ट के बारे में डिस्कशन किया, जिसको पूरी तरीके से 1858 तक आते आते दबा दिया गया था। जैसा हमने देखा कि इस रिवोल्ट से जुड़े हुए बहुत से सवाल हैं। सवाल यानी कि क्या ये रिवोल्ट वाकई में इतना बड़ा था? क्या हम इसे वाकई में फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस कह सकते हैं? काफी लोग इसे क्रांति कहते हैं, काफी लोग इसे गदर कहते हैं, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि काफी हद तक ब्रिटिशर्स जो हैं उनको इस क्रांति से, इस रिवोल्ट से बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही थी जिसके बलबूते पर उन्होंने ब्रिटिश इंडिया क्रिएट किया था। अगर इसी आर्मी के सिपाही इस तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे, इस तरह की क्रांति करेंगे, तो उनका जो रूल है उसको भारत में कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने तय किया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए जाएं ताकि इस तरह के रिवोल्ट को फ्यूचर में फर्दर प्रिवेंट किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके के चेंजेस थे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप यहाँ देखेंगे कि उस समय की ब्रिटेन की जो रानी है उन्होंने यहाँ पर कुछ क्लेम्स किए, एक तरीके से इंडियंस को कुछ प्रॉमिसेस किए, जिसके अंडर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इंडिया में जितने भी रूलर्स हैं उनके राइट्स और उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करती हूँ और उनको सारी पावर्स वापस करती हूँ। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। इसी तरीके से इंडियंस को भी प्रॉमिस किया गया कि उनके साथ इम्पार्शियल बिहेवियर रखा जाएगा, उनके लिए ब्रिटिशर्स और इंडियंस जो है वो बराबर होंगे। ये जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था, इसको इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था और यही क्वींस प्रोक्लेमेशन आगे चलकर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तौर पर आया। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये भारत में कंपनी रूल को खत्म करता है और क्राउन रूल को एक तरीके से भारत में इंट्रोड्यूस करता है। इस एक्ट के तहत सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि एक तरीके से ब्रिटेन के राजा रानी जो है उनके अंडर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाएगा। लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बीच में और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में एक ब्रिज की जरूरत है और उस ब्रिज का काम करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपनी 15 मेंबर्स की काउंसिल के साथ। भारत के इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के बाद जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने वो थे लॉर्ड स्टेनले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बहुत सारी पावर्स दे दी गई। अब वो एक ब्रिज है, यानी कि अगर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया से जुड़े हुए किसी भी तरह के मैटर के बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही अकाउंटेबल होगा, वही आंसरेबल होगा इन सारे सवालों को लेकर, क्योंकि वो एक ब्रिज की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन में रहता है अपनी 15 मेंबर्स की काउंसिल के साथ, जो कि उसको असिस्ट करती है। तो इंडिया में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन संभाल रहा है? ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन को भी इंडिया में रिप्रेजेंट करेगा एक वाइसरॉय की तरह। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो एकदम फिक्स थी। वाइसरॉय जो ये एक नया टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल रहा है वो नॉन स्टैट्यूटरी था, लेकिन काफी हद तक गवर्नर जनरल के द्वारा ऑर्डर्स को पास करने के लिए सिग्नेचर के तौर पर यूज किया जाता था। तो ये जो वाइसरॉय है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये एक ही व्यक्ति, सेम व्यक्ति संभालेगा। यानी लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने, गवर्नर जनरल इंडिया तो वो थे ही, लेकिन वो अब ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में असिस्ट भी करें, एक तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो हमारे जो गवर्नर जनरल है उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है जो कि उनको असिस्ट करती है, जिसमें 6 मेंबर्स लेजिस्लेशन पर्पस के लिए ऐड किए गए हैं। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसके तहत यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे भी अबॉलिश कर दिया गया। चलिए देखते हैं कुछ और चेंजेस जो कि लाए गए, जिसके जरिए यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 का। अगर मैं कहूं तो इंडियन काउंसिल एक्ट एक तरह की टॉफी है एंड आगे आने वाले सेशन में आपको ये टॉफी बार बार आती हुई देखने को मिलेगी। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर एक्ट को एक टॉफी की तरह ही यूज किया है। जब भी इंडियंस किसी भी चीज के प्रति रिवोल्ट करेंगे, कि कोई विद्रोह करेंगे, किसी तरह की डिमांड करेंगे, तो उनको शांत करने के लिए एज अ कंसेशन आपको इंडियन काउंसिल एक्ट बार बार आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आ रहा है।
तो देखते हैं कि किस तरह की टॉफी, किस तरह की चॉकलेट इंडियंस को दी जा रही है ताकि वो इस तरह का रिवोल्ट वापस ना करें। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत आप यहाँ देखेंगे कि जो वाइसरॉय की काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में आपको एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलेंगे और लेजिस्लेचर्स देखने को मिलेंगे। तो लेजिस्लेचर्स जो वाइसरॉय की काउंसिल थी, वो लेजिस्लेचर्स गिनती में 6 थे, लेकिन ये जो लेजिस्लेचर्स हैं इनकी गिनती को बढ़ा दिया गया, यानी कि कुछ और सीट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड कर दी गई एक प्रकार से। एंड आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एंट्री दी जा रही है। तो आप यहाँ राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन 3 को यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनते हुए देखेंगे, वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनते हुए देखेंगे। तो यहाँ इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जगह देकर वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ इंडियंस के बिल्कुल साथ हैं और हम इंडियंस के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए। अब 6 से 12 मेंबर्स जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं, 6 से कम नहीं और 12 से ज्यादा नहीं, और उनमें 3 जो है वो इंडियंस थे। लेकिन एक तरीके से यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स जो है लेजिस्लेचर्स के हाथ में जो थी उसको कम भी किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी। वो एग्जीक्यूटिव से ना ही कोई सवाल कर सकती है, ना ही बजट डिस्कस कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एडवाइस दे सकती है, विच इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स ही लॉ बनाने का और एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को ऐड तो किया गया, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल की सारी पावर्स को छीन भी लिया गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक टॉफी की ही तरह था, जिसके जरिए इंडियंस को सिर्फ शो किया जा रहा था कि आप भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया था। आज के समय में आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखते हैं जो कि इंडियन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे होम डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट को एक एक मिनिस्टर जो है वो संभालेगा, जो कि ऑब्वियसली वाइसरॉय की काउंसिल का मेंबर है। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लाया गया। इसके बाद भी बहुत से चेंजेस हुए, जैसे कि फाइनेंसेस को डिसेंट्रलाइज करना। एक चीज यहाँ पे जो हो रही है वो है लॉ मेकिंग पावर्स को भी डिसेंट्रलाइज किया गया है। अगर आपको याद हो तो 1833 के एक्ट के अनुसार जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी से वापस लेकर सेंटर को दे दी गई थी। मतलब कि लॉ मेकिंग पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। बॉम्बे मद्रास के गवर्नर्स लॉ नहीं बना सकते थे, सेंटर में बने हुए लॉज को एग्जीक्यूट करना ही उनका काम था। तो ये जो पीरियड है, इस समय में लॉ मेकिंग पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, यानी कि बॉम्बे मद्रास के गवर्नर्स को है जो है उनको लेजिस्लेटिव पावर्स उनकी वापस दी जा रही है। इसी तरीके से फाइनेंसेस को भी डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। पहले जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था पूरे भारत से, वो पूरा का पूरा रेवेन्यू, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंटर में ही ले जाया जाता था, सेंटर में ही जाकर उसको इकट्ठा किया जाता था। बाद में चलकर गवर्नर्स अगर चाहते हैं अपने लेवल पर कुछ पैसा अपने एरिया में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, तो उन्हें बार बार ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जाना पड़ता था एक तरीके से सेंटर, और वहां से ही पैसा मांगना पड़ता था। लेकिन फाइनेंसेस का डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लॉर्ड मायो के टाइम पर हुआ। लॉर्ड मायो जब भारत के वाइसरॉय थे, उन्होंने यहाँ पर तय किया कि अब मैं ग्रांट्स दूंगा। यहाँ पे कुछ ग्रांट्स यानी कि एक फिक्स पैकेज होगा पैसों का, जो कि यहाँ गवर्नर्स को दिया जाएगा, जिसके अंडर कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो कवर होंगे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, एडुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इस तरह की चीजें जो हैं वो उस पैकेज के अंडर कवर होंगी। उसी तरह से लॉर्ड लिटन के टाइम पर इस पैकेज का दायरा बढ़ा दिया गया, और फिर जाके लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये पूरा का पूरा ग्रांट सिस्टम ही खत्म करके एक नया सिस्टम लाया गया, जिसको डिवाइडेड हेड सिस्टम कहते हैं। डिवाइडेड हेड सिस्टम के तहत क्या होगा कि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए एडुकेशन है, तो एडुकेशन पर जितना भी बजट तय किया गया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए तय किया गया है, तो उसका 50% जो है वो सेंटर के पास रहेगा और 50% जो है वो एक प्रेसिडेंसी को या प्रोविंस को मिलेगा। तो इस तरीके से फाइनेंसेस को डिसेंट्रलाइज करके गवर्नर्स जो है उनको थोड़ी सी पावर दी जा रही है, ताकि वो अपने एरिया में चीजों को एफिशिएंट मैनर में चला सके। यही नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड रिपन के समय में तो भारत में लोकल बॉडीज भी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें लॉर्ड रिपन एक तरीके से लोकल बॉडीज के फादर भी माने जाते हैं इंडिया में।
एंड ही इज समवन जिनको भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। तो आप ये चीजें भी इस दौरान होते हुए देखेंगे। तो लोकल बॉडीज कुछ इस प्रकार थी कि लोकल बॉडीज में जो चेयरपर्सन होगा वो एक इंडियन होगा। इसके साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो उस लोकल बॉडी में होंगे वो भी इंडियंस होंगे। एंड वो जो लोग होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे लोकल बॉडीज के, वो इलेक्टेड होंगे प्लस नॉन ऑफिशियल होंगे। एंड ये लोकल बॉडीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में सरकार की मदद करेगी। तो लॉर्ड रिपन ने इस तरह के बहुत से स्टेप्स उठाए। इस प्रकार से भी काफी हद तक जो आम लोग हैं, इंडिया के जो लोकल्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट बनाया जा रहा है। ये सारे चेंजेस 1857 के रिवोल्ट के बाद ही हुए। इसके साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, जिसकी वजह से जो भी आम भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी, उसमें छपने वाले न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स को बैन कर दिया गया कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में वहां के एडिटर्स से लिखवा लिया गया कि वो किसी तरह का भी सेडिशियस कंटेंट ब्रिटिश रानी या राजा के खिलाफ नहीं छापेंगे। ऐसे करके भी नेशनलिज्म की भावना, कॉमन सेंटिमेंट्स को एक तरह से फैलने में रोका जा रहा है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हुआ वो था आर्मी में। ऑब्वियसली बात है कि आर्मी ही थी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो आर्मी में चेंजेस लाना इज क्वाइट वैलिड। अगर आपको याद हो तो आर्मी में जो इंडियंस का प्रोपोर्शन था वो था 1:5, यानी कि 5 इंडियंस के मुकाबले आपको एक अंग्रेजी सोल्जर जो है, सिपाही जो है, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर रेशियो को बदल दिया गया। ये जो रेशियो है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक तरीके से इसमें चेंज ला दिया गया। बंगाल जहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी वहां पर ये 1:2 हो गया, यानी कि एक ब्रिटिश सोल्जर के मुकाबले 2 इंडियन सोल्जर्स। और मद्रास, बॉम्बे जैसे प्रेसिडेंसीज में ये 2:5 कर दिया गया। उसके बाद जितनी भी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वहां पर भी सिर्फ यूरोपियन सिपाहियों को तैनात किया गया, इंडियंस को हटा दिया गया। अवध में से मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स थी, लेकिन अवध को अब नॉन मार्शल स्टेटस दे दिया गया, यानी कि अवध से आगे चलकर किसी तरह की भी कोई रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं होगी। वैसे ही पंजाब जैसे इलाकों को मार्शल स्टेटस दिया गया, असम जैसे इलाकों को मार्शल स्टेटस दिया गया, जहां से सिपाहियों को भरपूर मात्रा में रिक्रूट किया जाएगा। यही नहीं, इंडियंस जो है उनकी हाईएस्ट पोस्ट जो कि वो अटेन कर सकते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी वो है सूबेदार। सूबेदार से ऊपर उनको किसी तरह का प्रमोशन नहीं मिलेगा। यही नहीं, आप एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रेजिमेंट सिस्टम भी आते हुए देखते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे राजपूताना राइफल्स, इसी तरीके से जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट बनाकर यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे से अलग किया गया। हर एक सिपाही अपने रेजिमेंट की ही प्रति लॉयल रहेगा और उस तरीके से दूसरे रेजिमेंट के जो लोग हैं उनसे किसी तरीके का भी कनेक्शन नहीं रखेगा। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी, रेजिमेंट सिस्टम जो लाया गया, क्लास, कास्ट और रिलीजन के बेस पर जिस तरह के रेजिमेंट्स बनाए गए, उसके जरिए भी इन लोगों के बीच में कॉमन सेंटिमेंट्स ना जागे, इसी की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में किसी तरह का भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब चीजों को भी पेनिट्रेट करने से रोका गया। सो आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स अगर इन आर्मीज में एंटर नहीं हो पाएंगी तो नेशनलिज्म की जो भावना है वो भी यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ये सारे के सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर लाए गए। यही नहीं, पब्लिक सर्विसेज में भी चेंजेस लाए गए। पब्लिक सर्विसेज ऑब्वियसली लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्होंने यहाँ पर सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत में की थी, लेकिन पहले वो सिर्फ इंडियंस तक सीमित, ब्रिटिशर्स तक सीमित थी। बाद में चलकर इंडियंस को भी यहाँ पर एक मौका दिया गया जिसके जरिए वो एग्जाम दे सकते हैं और ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। लेकिन पब्लिक सर्विसेज में भी यहाँ कुछ चेंजेस लाए गए जिसके जरिए यहाँ पर काफी हद तक आप देखोगे कि एज लिमिट को रिवाइज किया गया। पहले जो एज लिमिट थी वो एक तरीके से 23 थी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये होना चाहिए 59 और ये होना चाहिए 78। प्लीज इसको ठीक करें। तो पहले जो एज लिमिट थी, अपर लिमिट थी, वो 23 हुआ करती थी, लेकिन उसको 19 साल कर दिया गया। एग्जाम जो है वो लंदन में ही होता था, मीडियम था इंग्लिश और सिलेबस जो है वो क्लासिक ग्रीक और लैटिन लर्निंग था। नाउ द पॉइंट इज, ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीजें हर इंडियन के लिए पॉसिबल नहीं है। लंदन जाना, अंग्रेजी में पेपर देना, इस सिलेबस से जुड़ी हुई सारी किताबें पढ़ना, और वो भी 19 साल की उम्र अपर लिमिट है, यानी कि उससे पहले ही आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आज भी जब हमें भारत का ही इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है,
हिंदी, इंग्लिश, हर तरह की बहुत सारे यहाँ पे लैंग्वेजेस जो हैं जिनमें आप इस यूपीएससी के पेपर को दे सकते हो, एग्जाम को दे सकते हो। स्टिल 19 साल की उम्र में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। 19 साल की उम्र में तो काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें आगे करना क्या है, उसके बाद जाके फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और उस समय में जब भारत जो है वो कॉलोनियल रूल के अंडर था और सिलेबस इतना हैवी था, इतना अलग था, जिसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं थी, उस समय में अपर लिमिट 19 साल कर देना एक तरह से इस पर्टिकुलर प्रोसेस को और ज्यादा डिफिकल्ट करने के ही बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर कुछ बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखेंगे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया भी और क्लियर भी किया, जैसे कि सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के पहले सिविल सर्वेंट, नॉट भारत के लेकिन हाँ एक इंडियन, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट जरूर कहलाते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस के जरिए वो इंडियंस को पावर भी दे रहे हैं, लेकिन पावर के साथ साथ वो यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो चेंजेस भी कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यही चीजें आप यहाँ पर होती हुई देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस छोटे से डिस्कशन में इतना ही। आगे के सेशन में हम लोग फर्दर चेंजेस देखेंगे, काफी सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहाँ पर कैसे सामने आई, इन सब चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे।